नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास की यह हमारी फर्स्ट डिक्टेशन रहेगी। यह डिक्टेशन मेवाड़ बुक से रहेगी। इसकी स्पीड मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहाँ पर 90 करोड़ लोग हैं। इतने मतदाता हैं, उतने मतदाता किसी और प्रजातांत्रिक प्रणाली में नहीं हो सकते। छोटे देशों के लिए हर 2-3 साल में चुनाव होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें इस बारे में आज विचार करना चाहिए। मैं इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूँ कि 50 साल की संसदीय प्रणाली के बारे में हम कितने सफल हुए हैं, कितने नहीं हुए। अब इस बात का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हो गया है। मेरा निश्चित मत है कि यदि सत्ता का विकेंद्रीकरण उचित तरीके से हो जाए और संसाधनों का दोहन सही ढंग से होने लग जाए और उससे होने वाली आमदनी का आवंटन सही ढंग से होने लग जाता तो विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। हमारे देश में हम लोगों ने इस बात की कोशिश की है कि लोगों के हितों का न केवल संरक्षण किया जाए बल्कि इसके नैसर्गिक साधनों का दोहन करने के साथ ही उसकी आय में वृद्धि हो। मध्य प्रदेश के संबंध में यह विडंबना ही है कि हमारे देश के जितने प्रांत खनिज संसाधनों से संपन्न हैं वही आज गरीब हैं। और इस बात को मुझे यहाँ कहने में कोई ऐतराज नहीं हो रहा है कि आज की जो व्यवस्था है यह व्यवस्था ठीक नहीं है। उसमें केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे प्रांतों का शोषण किया है जो खनिज संसाधनों से संपन्न हैं। हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है क्योंकि कच्चे माल के रूप में हमारे यहाँ कोयला मौजूद है। हमारे यहाँ लोहा बहुत मात्रा में है। हमारे यहाँ बॉक्साइट काफ़ी मात्रा में है। हमारे यहाँ कॉपर भी है और भी कई प्रकार के खनिज संसाधन मौजूद हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है, लेकिन दुख की बात यह है कि इन खनिजों की रॉयल्टी अरबों रुपए आती है, लेकिन रॉयल्टी कौन तय कर रहा है? हम नहीं, केंद्र सरकार तय कर रही है। वह 3 साल के लिए तय करती है, लेकिन हम देखते हैं कि रॉयल्टी औसतन 6 वर्ष तक तय नहीं हो पाती है, जिसके कारण हजारों रुपए का नुकसान हमारे प्रदेश और हमको उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ साथ उड़ीसा और बिहार को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम भारत सरकार से केवल यही मांग करते हैं कि वह हमारी रॉयल्टी शुल्क 1-2 साल में ना बढ़ाएं। उसने जो कीमत तय कर रखी है वह उसका प्रतिशत तय कर दे। इससे एक फायदा यह होगा कि जितनी कीमत बढ़ेगी उसके साथ साथ हमारी रॉयल्टी भी अपने आप
बड़ा करेगी, हम उससे सहमत हो जाएंगे। मेरी हमेशा कोशिश रही है और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता भी है कि केंद्र सरकार ने पहली बार हमारी कुछ खनिजों के लिए उसकी कीमत से लिंक किया है, लेकिन जिन खनिजों में हमने चाहा था उनमें उन्होंने नहीं किया है। कोयला, बॉक्साइट, लाइम स्टोन में नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि अन्य खनिजों के अंदर भी कर दिया जाना चाहिए। स्टॉप। इस डिक्टेशन की स्पीड थी 100 शब्द वर्ड प्रति मिनट। आज की हमारी क्लास की सेकंड डिक्टेशन रहेगी निबंध डिक्टेशन। यह डिक्टेशन थोड़ी लंबी हो सकती है, 8 या 10 मिनट की, तो आप लोग लिखिएगा इस डिक्टेशन को। रेडी, स्टार्ट। ग्राम धर्म एक महत्वपूर्ण बात है। जब तक एक समाज की तरह गांव सोचता नहीं, चलता नहीं, तब तक ग्राम धर्म असंभव है। और यदि ग्राम धर्म संभव है तो ग्राम नई ऊंचाइयों को पाने का मार्ग स्वयं चुन सकता है। यह कथन लोकनायक स्व जयप्रकाश नारायण का है, जिसका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। देश के इसी अमर स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श गांव योजना की आधारशिला रखी। गांवों को समर्पित इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सांसद को वर्ष 2019 तक 3 आदर्श गांव बनाने होंगे। इस प्रकार यदि देश के 800 सांसद ऐसा करें तो वर्ष 2019 तक 2500 गांवों का विकास हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज। ग्रामीण विकास पर केंद्रित यह योजना महात्मा गांधी के स्वराज विचार पर आधारित है। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में से एक एक गांव का चयन कर उसे इस प्रकार विकसित करना है कि वह आसपास के अन्य गांवों के लिए मॉडल बन जाए। इस प्रकार इस योजना से लाभान्वित होने वाले गांवों के आसपास स्थित विभिन्न गांवों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और तब धीरे धीरे पूरा क्षेत्र विकसित हो जाएगा। इस योजना के माध्यम से अधिक गांवों को विकसित किए जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, सांसद गांव को तीर्थ की तरह बनाएं, विधायक भी आदर्श गांव बनाएं। ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे गांव वाले अपने गांव पर गर्व करें। इस योजना के अंतर्गत आदर्श गांव के रूप में विकसित किए जाने वाले गांवों में प्रत्येक तरह की सुख सुविधा तो उपलब्ध रहेगी ही, साथ ही साथ जुआ खेलने, नशा करने आदि दुर्गुणों पर भी
प्रतिबंध रहेगा। इस प्रकार आदर्श गांवों का विकास व्यक्तिक, मानवीय, आर्थिक और सामाजिक सभी संदर्भों में देखा जाएगा। इस योजना को कार्य रूप दिए जाने हेतु संसद के दोनों सदनों के सभी सांसदों को मार्च 2019 तक 3 गांवों को विकसित करने का दायित्व सौंपा गया है। इस योजना के द्वितीय चरण में अर्थात वर्ष 2019 के पश्चात प्रत्येक सांसद को पुनः 5 और गांवों को चुनकर उन्हें आदर्श गांवों में परिवर्तित करना है। इस प्रकार चयन किए गए गांवों को वर्ष 2024 तक शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण सहित अन्य क्षेत्रों में विकास के उच्च स्तर तक पहुंचाना इस योजना का लक्ष्य रखा गया है। साफ सफाई, पठन पाठन, महिलाओं के सम्मान आदि को भी इस योजना में महत्व दिया गया है। पैराग्राफ चेंज। गांवों के चयन हेतु सांसदों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, पर उन्हें स्वयं अथवा अपनी पत्नी के गांव को चुनने की छूट नहीं दी गई है। 3000 से 5000 की आबादी वाले गांवों को ही इस योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम हेतु चुना जा सकता है, किंतु पहाड़ी क्षेत्रों हेतु 1000 से 3000 की आबादी निर्धारित की गई है। चयनित गांवों के गरीब लोगों की स्थिति सुधारने हेतु सांसद निर्वाचन क्षेत्र फंड का उपयोग किया जाएगा। इस नियोजन प्रक्रिया में जिला कलेक्टर को भी सम्मिलित किया जाएगा। सांसद आदर्श गांव सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न अत्याधुनिक गांव होंगे, जहां सिर्फ पक्की सड़कें व पक्के मकान ही नजर आएंगे। ऐसे मॉडल गांवों में पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति, सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइट सहित वर्षा के जल की निकासी की समुचित व्यवस्था भी होगी। आदर्श गांव कंप्यूटर, एटीएम व इंटरनेट की सुविधाओं से संपन्न होंगे। वहां की गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। विद्यालय, डाकघर, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर, माइक्रो मिनी बैंक सहित ये गांव राशन की दुकानों से भी सुसज्जित रहेंगे। पैराग्राफ चेंज। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित जयपुर में प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों से उनके अनुभव के आधार पर जो सीख मिलती है वह बड़े बड़े अधिकारियों से भी नहीं मिल पाती। निश्चय ही जिन भागीदारी को महत्व देने वाला उनका यह वक्तव्य गांवों के संदर्भ में उनकी गंभीर परिपक्वता का परिचायक है। सांसद, विधायक सहित गांवों के विकास में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को उनकी कही
इस बात से सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि गांवों की समस्या को नज़दीक से जानने हेतु मिट्टी से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। गांवों के बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठाकर और ग्रामीणों के साथ उचित तालमेल बिठाकर आदर्श गांव योजना को सफल किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार के मध्य योजना को लेकर टकराव की स्थिति नहीं होनी होगी। आदर्श गांव बनाने में पंचायतों एवं जिला पंचायतों को अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः निभानी होगी। स्टॉप। इस डिक्टेशन की स्पीड थी 90 शब्द वर्ड प्रति मिनट। आज की हमारी थर्ड डिक्टेशन जीवनी रहेगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891, मृत्यु 6 दिसंबर 1956, एक बहुजन राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुरुषार्थवादी भी थे। उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता था। अंबेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। हिंदू धर्म में मानव समाज को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया है। उन्हें बौद्ध महाशक्तियों के दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा देश की अमूल्य सेवा के फलस्वरूप डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहकर सम्मानित किया गया। पैराग्राफ चेंज। जीवन चरित्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई मुर्बादकर की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो अंबाबड़ी नगर, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, से संबंधित था। अनेक समकालीन राजनीतिज्ञों को देखते हुए उनकी जीवन अवधि कुछ कम थी। वे माहर जाति के थे, जो अछूत कहे जाते थे, किंतु इस अवधि में भी उन्होंने अध्ययन, लेखन, भाषण और संगठन के बहुत से काम किए, जिनका प्रभाव उस समय की और बाद की राजनीति पर है। भीमराव अंबेडकर का जन्म निम्न वर्ण की माहर जाति में हुआ था। उस समय अंग्रेज निम्न वर्ण की जातियों से नौजवानों को फौज में भर्ती कर रहे थे। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और भीमराव के पिता रामजी अंबेडकर ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे और कुछ समय तक एक फौजी स्कूल में अध्यापक भी रहे।
उनके पिता ने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। वह शिक्षा का महत्व समझते थे और भीमराव की पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। पैराग्राफ चेंज। शिक्षा अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के कारण अपने स्कूली जीवन में अम्बेडकर को अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। इन सब स्थितियों का धैर्य और वीरता से सामना करते हुए उन्होंने स्कूली शिक्षा समाप्त की। फिर कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई। इस बीच पिता का हाथ तंग हुआ, खर्चे की कमी हुई। एक मित्र उन्हें बड़ौदा के शासक गायकवाड़ के यहाँ ले गए। गायकवाड़ ने उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी और अम्बेडकर ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद बड़ौदा महाराज की आर्थिक सहायता से वे एलिफिंस्टन कॉलेज से 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1913 और 15 के बीच जब अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तब MA की परीक्षा के एक प्रश्न पत्र के बदले उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। इसमें उन्होंने अन्य देशों से भारत के व्यापारिक संबंधों पर विचार किया है। इन व्यापारिक संबंधों की विवेचना के दौरान भारत के आर्थिक विकास की रूपरेखा भी बन गई है। यह शोध प्रबंध रचनावली के 12वें खंड में प्रकाशित है। कुछ साल बड़ौदा राज्य की सेवा करने के बाद उनको गायकवाड़ स्कॉलरशिप प्रदान किया गया, जिसके सहारे उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA किया। इसी क्रम में वे प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सीलिगमैन के प्रभाव में आए। सीलिगमैन के मार्गदर्शन में अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1917 में PhD की उपाधि प्राप्त कर ली। उनके शोध का विषय था नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। इसी वर्ष उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन साधना भाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ दिनों तक वे बड़ौदा राज्य के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। फिर वे बड़ौदा से बम्बई आ गए। कुछ दिनों तक वे सिडेनहैम कॉलेज बम्बई में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। डिप्रेस्ड क्लासेज कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े और सक्रिय राजनीति में भागीदारी शुरू की। कुछ समय बाद उन्होंने लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। इस तरह विपरीत परिस्थिति में पैदा होने के बावजूद अपनी लगन और कर्मठता से उन्होंने
MA PhD MSc बार एट लॉ की डिग्रियां प्राप्त की। इस तरह से वे अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। उनको आधुनिक पश्चिमी समाजों की संरचना की समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं कानूनी दृष्टि से व्यवस्थित ज्ञान था। अछूतों के जीवन से उन्हें गहरी सहानुभूति थी। उनके साथ जो भेदभाव बरता जाता था उसे दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया और उन्हें संगठित किया। स्टॉप। इस डिक्टेशन की स्पीड थी 85 से 90 शब्द वर्ड प्रति मिनट। आज की हमारी फोर्थ एंड लास्ट डिक्टेशन कोर्ट रिलेटेड मैटर से रहेगी, जो कि जजमेंट है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह अभिव्यक्त किया गया है कि उसकी ओर से प्रस्तुत यह धारा 439 CRPC का प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में ना तो लंबित है और ना ही निराकृत हुआ है। ब्राह्म इस संबंध में नागेंद्र सिंह धाकड़ का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ब्राह्म अपर लोक अभियोजक ने भी इस तथ्य का खंडन नहीं किया है। ब्राह्म पैरा आवेदक के विरुद्ध आरक्षी केंद्र पोहरी द्वारा यह आक्षेप लगाया गया है कि दिनांक 21 योजक चिन्ह 7 योजक चिन्ह 2018 को रात करीब 10:00 बजे फरियादी ब्रजेश धाकड़ अपने घर दौरार था। अर्धब्राह्म तब उसके फ़ोन पर अज्ञात मोबाइल से फ़ोन आया और फ़ोन करने वाला बोला कि चल। अर्धब्राह्म तो वह गाड़ी में बैठ गया। अर्धब्राह्म फिर उसे उन्होंने शराब पिलाई। अर्धब्राह्म जिसमें कोई नशीली चीज़ थी। अर्धब्राह्म जिससे वह बेहोश हो गया। ब्राह्म फिर उसे ममलेश्वर मंदिर के आगे पिपरघार रोड पोहरी लाए और कुल्हाड़ी से उसकी मार पीट की। अर्धब्राह्म जिससे उसे सिर में 5 गहरी चोटें आईं और बाएं हाथ के कोंचा में चोट आई। ब्राह्म उसे चारों लोग वहीं छोड़कर चले गए। अर्धब्राह्म उन्होंने उसे जिस मोबाइल नंबर से फ़ोन लगाया, अर्धब्राह्म वह उसके मोबाइल में था। ब्राह्म अनुसंधान के दौरान फरियादी ब्रजेश धाकड़ द्वारा अभियुक्त वल्लभ एवं आवेदक पिंकी धाकड़ का नाम अपने कथन में लिया तथा आवेदक पिंकी द्वारा अपने धारा 27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन में अभियुक्त जीतू उर्फ जितेंद्र का नाम लिया तथा अभियुक्त जीतू उर्फ जितेंद्र ने
अपने धारा 27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन में अभियुक्त वल्लभ व आवेदक पिंकी के साथ उसकी झाइलो गाड़ी क्रमांक MP 09/CE0539 से जाना बताया है। ब्राह्म पैराग्राफ चिन्ह आवेदक की ओर से तर्क किया गया है कि वह निर्देश है ब्राह्म इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अर्धब्राह्म उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। ब्राह्म प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। ब्राह्म सह अभियुक्त वल्लभ की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर से MCRC क्रमांक 36132/2019 में हो चुकी है। ब्राह्म आवेदक का मामला अग्रिम जमानत पर छूटे सह अभियुक्त से भिन्न नहीं है। ब्राह्म प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी आवेदक का नाम नहीं है। आवेदक द्वारा गंभीर उपहति कारित किए जाने का आरोप भी नहीं है। ब्राह्म आवेदक दिनांक 25.07.2020 से अभिरक्षा में है। ब्राह्म वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। ब्राह्म अतः उसे जमानत पर छोड़ा जाए। पैराग्राफ चिन्ह अपर लोक अभियोजक श्री जामदार ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क किया है कि आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। अर्धब्राह्म यदि उसे जमानत पर छोड़ा गया तो वह फरार हो जाएगा अथवा साक्षियों को प्रभावित करेगा। ब्राह्म अतः जमानत आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया है। ब्राह्म स्टॉप। इस डिक्टेशन की स्पीड थी 75 से 80 शब्द वर्ड प्रति मिनट।